अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं घर आता तो अम्मा बीवी की शिकायतें करने लगती। इस बार बिजली का बिल 50,000 आया। अम्मा से पूछा तो कहने लगी तेरी बीवी ऐसी चलाती है। मुझे इस पर बहुत गुस्सा आया मगर बीवी से कुछ ना पूछा और सच जानने के लिए एक दिन वक्त से पहले घर आया। कदम अंदर रखते ही मेरे औसान खता हो गए क्योंकि मेरी बीवी कड़ी धूप में घर आया तो मेरी अम्मा ने मुझे पानी का गिलास पकड़ाया और इसके साथ ही मेरी बीवी की शिकायतें शुरू हो गयी। आज इसने मेरी ये बात नहीं मानी, आज वो बात नहीं मानी, अपना भी ख्याल नहीं रखती और घर का भी नहीं। अभी शादी हुई है और शक्ल से ऐसी लगती है जैसे शादी को 4 साल हो गए हैं। मेरी अम्मा की शिकायतें खत्म ही नहीं हो रही थी। पहले तो मैं समझता था कि ये सब कुछ रूटीन है, हर माँ ही ऐसे करती है, इसलिए एक कान से सुनता तो दूसरे कान से निकाल देता। लेकिन फिर मुझे शक होने लगा कि आखिर मेरी माँ इतनी शिकायतें करती है, जरूर कोई बात है। मैंने अपनी माँ से कह दिया कि आप फिक्र नहीं करें, मैं इसको समझाऊंगा। लेकिन पहले मैं अपनी बीवी को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था कि आखिर वो ऐसा करती क्या है, क्योंकि घर के दीगर मामलात भी डिस्टर्ब हो रहे थे। एक दिन मैं इस टाइम घर आया जिस टाइम में घर नहीं आता था और मैंने अपने घर वालों को यकीन दिलाया था कि आज मैंने घर पे नहीं आना। लेकिन अचानक से घर आ गया तो सामने का मंजर देखकर कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। तब समझ आई कि कैसे एक औरत पूरे घर को बर्बाद करती है। लेकिन यहाँ पर तो इस औरत ने सिर्फ मेरा घर नहीं बल्कि अपना भी। मेरा नाम मुजम्मिल है। जिंदगी के सफर में बास फैसले वसवसों और अंदेशों के साथ किए जाते हैं और मेरे लिए शादी का फैसला भी ऐसा ही था। जब मेरी शादी सिदरा से तय पाई तो लोगों ने बेशुमार खदशात का इजहार किया। सबकी जबान पर एक ही बात थी कि सिदरा की बड़ी बहन तलाक याफ्ता है। इसका मतलब है कि वो भी ज्यादा दिन घर नहीं बसा सकेगी। इन खदशात ने मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ बिठा दिया। मैं बार बार सोचता कि कहीं वाकई ऐसा तो नहीं होगा कि वो मेरे साथ निभा ना कर सके। लेकिन एक बात जो सिदरा के हक में जाती थी वो इसकी मासूम शक्ल थी। पहली नजर में वो एक शरीर और चालाक लड़की नहीं लगी बल्कि इसकी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत जो मेरे तमाम शुकूक और शुबहात के बावजूद मुझे मजबूर कर रही थी कि मैं इस रिश्ते पर राजी हो जाऊं। मेरे घर में सिर्फ मेरी माँ और 2 बहनें थीं। वालिद का साया बरसों पहले उठ चुका था और मैं घर का वाहिद मर्द था। मेरी माँ को इस बात का एहसास था कि मेरी उम्र अब ज्यादा हो रही है और जवानी ढलने के बाद एक अच्छी कम उम्र लड़की का रिश्ता मिलना आसान नहीं होता। इसलिए उन्होंने ज्यादा तरद्दुद किए बगैर इस रिश्ते पर हाँ कर दी। लेकिन मेरे दिल में अब भी बेशुमार सवालात और वसवसे गर्दिश कर रहे थे। कहीं ये अपनी बहन जैसी ना निकले, कहीं ऐसा ना हो कि शादी के बाद मसाइल में घिर जाऊं। लेकिन सबने मुझे समझाया कि मर्द औरत को काबू में रख सकता है, इसे सीधा कर सकता है। ये जुमला मुझे कई बार सुनने को मिला बिला आखिर मैंने खुद को यही यकीन दिला दिया कि मैं एक मर्द हूँ और मर्द की शख्सियत इतनी मजबूत होती है कि वो एक औरत को काबू में रख सके। शादी की तैयारियां शुरू हुई। अगरचे मैं ज्यादा अमीर नहीं था लेकिन मैंने हमेशा अपने घर वालों को सहूलतें देने की पूरी कोशिश की थी। मेरे पास ज्यादा दौलत नहीं थी लेकिन मैंने अपने महदूद वसाइल में भी घर को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश की थी। यहाँ तक कि मैंने अपने घर में एसी तक लगवा दिया था। हालांकि मेरे पूरे खानदान में किसी के घर ऐसी सहूलत मौजूद नहीं थी। मुझे ये देखकर खुशी होती थी कि मेरी माँ और बहनें गर्मी की शिद्दत से महफूज रहती हैं। मेरे लिए ये आसाइशें सबसे ज्यादा अहम थी और मैंने हमेशा इनकी जरूरियात को अपनी जात पर तरजीह दी थी। शादी का दिन करीब आता जा रहा था और मैं जहनी तौर पर एक अजीब कश्मकश में मुब्तला था। एक तरफ मुझे नई जिंदगी की खुशी थी लेकिन दूसरी तरफ खदशात का तूफान भी मेरे दिमाग में चल रहा था। सिदरा के बारे में जितनी बातें मैंने सुन रखी थी इनकी वजह से मेरे दिल में एक अनजान सा खौफ बैठ चुका था। मैंने अपने आप को कई बार ये सोचने पर मजबूर किया कि वो अच्छी निकली तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर इसमें वाकई मसला हुआ तो क्या होगा। मैंने अपने आप को यकीन दिलाया कि मैं मर्द हूँ, मैं हालात को संभाल लूंगा, मैं सिदरा को अपने असूलों के मुताबिक चलने पर मजबूर कर दूंगा। बिला आखिर शादी का दिन आ पहुंचा। मैंने अपने आप को तैयार किया, खुद को पुरसुकून रखने की कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर मेरे दिल में एक तूफान बरपा था। सिदरा की शख्सियत को करीब से देखने का मौका भी नहीं मिला था और यही चीज मेरे वसवसों को मजीद बढ़ा रही थी। निकाह के बाद जब मैंने पहली बार सिदरा को करीब से देखा तो वो वाकई
मासूम सी नजर आ रही, जैसे मैंने सुना था। लेकिन मेरे दिल में जो पहले से बदगुमानियां बैठ चुकी थी वो किसी सूरत खत्म होने को तैयार नहीं थी। मैंने अपने आप को याद दिलाया कि मुझे इस पर मुकम्मल भरोसा नहीं करना चाहिए और हर कदम एहतियात से उठाना होगा। शादी के बाद नई जिंदगी का आगाज हुआ। मैंने पहले ही दिन सिद्रा को साफ अल्फाज में बता दिया कि मैं इसे किसी सैर सपाटे पर नहीं ले जा सकता। शादी पर पहले ही बहुत ज्यादा अखराजात हो चुके हैं और मेरी माली हालत ऐसी नहीं कि मैं फौरन कहीं बाहर जाने के बारे में सोचता। मेरे नजदीक सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये थी कि घर को संभाला जाए और जिंदगी को अमली बुनियादों पर इस्तवार किया जाए। मैंने सिद्रा से कहा कि वो अभी घर को अपना ले और हालात को समझने की कोशिश करे। मैंने इससे कोई झूठा वादा नहीं किया, कोई बेबुनियाद उम्मीद नहीं दिलाई। मेरे नजदीक हकीकत पसंदी सबसे ज्यादा जरूरी थी। सिद्रा ने मेरी बात सुनी और खामोशी इख्तियार कर ली। इसका ये रवैया मेरे लिए अजीब था क्योंकि मैं इसकी तरफ से किसी रद्द अमल की तवक्को कर रहा था। मेरे जहन में ये ख्याल था कि वो नाराज होगी, कोई शिकायत करेगी या कम अज कम अपनी ख्वाहिश का इजहार करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। क्या वो बस खामोश रही और मेरे कहे हुए अल्फाज के बगैर किसी बहस को कबूल कर लिया। इसकी ये खुशी मेरे लिए नाकाबिले फहम थी। घर में रोजमर्रा की जिंदगी का आगाज हुआ। सिद्रा घर के कामों में मसरूफ रहती। मेरी माँ और बहनों के साथ घुलने मिलने की कोशिश करती। मैंने इसे कभी किसी बात पर शिकायत करते नहीं देखा। वो हर चीज को खामोशी से कबूल कर रही थी और ये बात मेरे लिए मजीद हैरान कुन थी। मैं नहीं समझ पा रहा था कि ये इसका असल मिजाज है या वो किसी चीज का इंतजार कर रही है। जिंदगी का पहिया अपनी रफ्तार से चलने लगा। मेरे माली हालात बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन मैं हर मुमकिन कोशिश कर रहा था कि अपनी फैमिली को सुकून फराहम कर सकूं। सिद्रा भी हर चीज में मेरा साथ दे रही थी, बगैर किसी शिकायत के, बगैर किसी जिद के। लेकिन मेरे दिल में जो खदशात पहले दिन बैठे थे वो अब भी खत्म नहीं हो रहे थे। मैं बार बार खुद से ये सवाल करता कि वाकई सिद्रा ऐसी ही है जैसा वो नजर आती है या वक्त के साथ सब कुछ बदल जाएगा। ये सोचे मेरे दिमाग में गर्दिश कर रही थी और मैं किसी नतीजे पर पहुंचने से कासिर था। सिद्रा के रवैये में कोई खराबी नजर नहीं आ रही थी, लेकिन मेरे दिल में वसवसे पहले से मौजूद थे। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इस पर यकीन कैसे करूं और मैं कभी इन खदशात से आजाद हो सकूंगा। शादी को चंद दिन ही गुजरे थे कि मेरे घर में अजीब और गरीब सूरत-ए-हाल पैदा होने लगी। जैसे ही मैं काम से वापस आता, मेरी माँ मेरे पास आकर बैठ जाती और फौरन सिद्रा की शिकायतें शुरू कर देती। वो कभी कहती कि ने घर के काम ढंग से नहीं किए, कभी कहती कि खाने का जायका अच्छा नहीं था। कभी इस बात पर नाराज होती कि सिद्रा ने इनकी बात नहीं मानी। रोजाना कोई ना कोई नई शिकायत मेरे सामने पेश की जाती। शुरू में मैं इन बातों को ज्यादा संजीदगी से नहीं लिया। मुझे लगा कि ये सब नॉर्मल है। अगर हर घर में सास बहू के दरमियान छोटे मोटे मसाइल होते हैं, कोई भी सास अपनी बहू से मुकम्मल खुश नहीं होती। ये तो एक आम सी बात थी और शायद वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाता। सिद्रा को भी एक दो बार मैंने समझाने की कोशिश की। इसने कहा कि माँ तुमसे खुश नहीं है, घर के कामों में थोड़ी सी और मेहनत करो, इनकी बातों का ख्याल रखो। लेकिन इसका रद्द-ए-अमल हर बार एक जैसा होता। वो खामोशी से मेरी बात सुनती, बल्कि हल्के से सर हिलाती और बस इतना ही कहती कि वो कोशिश करेगी। वो ना कोई वजाहत देती, ना किसी की शिकायत का जवाब देती, ना ही खुद को दिफा में पेश करती। मैंने सोचा कि शायद वो फितरतन ऐसी है, ज्यादा बोलने की आदी नहीं है। ये शायद अभी नए माहौल में एडजस्ट होने में वक्त ले रही है। लेकिन इसकी मुसलसल खामोशी मुझे कभी कभी अजीब लगने लगती। जब भी इसे कुछ कहता तो वो सर झुका लेती, कोई बहस नहीं करती, कोई जवाब पेश नहीं करती, ना ये कहती कि शिकायतें गलत है ना ही ये कहती कि वो अपना काम सही कर रही है। वक्त गुजरने लगा, लेकिन मेरी माँ की शिकायतों में कोई कमी नहीं आई। अब तो जैसे हर रोज एक नया मसला खड़ा हो जाता। मैं घर आता तो माँ वही कहानी दोहराती। सिद्रा ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। मुझे आहिस्ता आहिस्ता महसूस होने लगा कि मेरी माँ सिद्रा को जरूरत से ज्यादा तनकीद का निशाना बना रही है। कोई भी काम वो चाहे जितने भी अच्छे से करे, मेरी माँ को कोई ना कोई खामी जरूर नजर आ जाती है। सिद्रा ने सालन पकाया तो माँ कहती कि नमक कम है, कभी कहती कि रोटी सही नहीं बनी, कभी यूं ही किसी काम पर नुक्ताचीनी करती थी। मैंने सिद्रा का ये रवैया बगौर देखना शुरू किया। वो वाकई
कोई ज्यादा बात नहीं करती थी, माँ की बातें सुनती रहती और खामोश रहती। मुझे कभी कभी हैरत होती कि वो कोई रद्द अमल क्यों नहीं देती, अपने दिफा में कुछ क्यों नहीं कहती। अगर कोई गलती नहीं की तो वजाहत भी देती। शायद वो चाहती थी कि किसी किस्म की बहस ना हो, शायद वो माहौल को खराब नहीं करना चाहती थी, या शायद वो मेरे और माँ के बीच कोई दरार नहीं डालना चाहती थी। लेकिन इसकी खामोशी अब मुझे चिड़चिड़ा करने लगी। अगर वो वाकई घर के कामों में सही तरह करे तो मेरी माँ को मौका ही ना मिले रोजाना शिकायतें करने का। मुझे महसूस होने लगा कि माँ का गुस्सा होने के सबब सिद्रा सुधर रही है। वो चाहे तो माँ को खुश कर सकती है, लेकिन वो संजीदगी से कोशिश नहीं कर रही। जब शिकायतों का सिलसिला हद से बढ़ गया तो मेरा सब्र भी जवाब देने लगा। मैं सिद्रा से सख्त लहजे में कहने लगा कि आखिर क्या मसला है, तुमसे घर के 4-5 अफराद नहीं समझ रहे, माँ तुमसे मुतमईन नहीं, तुम क्यों इनके सामने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। लेकिन इसका जवाब हमेशा एक जैसा होता। वो नज़रें झुकाकर आहिस्ता से कहती कि वो कोशिश करेगी। ना कोई वजाहत, ना कोई बहस, ना ही कोई शक। मुझे लगा कि या तो वो बहुत साबिर औरत है या फिर जिद्दी जो किसी सूरत अपनी जबान नहीं खोलना चाहती। लेकिन कुछ दिन बाद मैंने एक अजीब बात नोट की। माँ सिद्रा पर गुस्सा करती थी, इसकी शिकायतें लगाती, लेकिन इनकी नाराजगी किसी एक पहलू तक महदूद नहीं थी। अगर एक दिन सिद्रा ने सालन अच्छा बनाया तो अम्मा को इसमें कोई नुक्स नजर आ जाता। अगर इसने बर्तन धो लिए तो कहती सफाई अच्छी नहीं की। अगर इसने वक्त पर काम कर लिया तो कहती कि जल्दी बस सरसरी अंदाज में काम किया है। ऐसा लगता है कि चाहे सिद्रा कुछ भी करे, माँ को इसमें कमी ही नजर आएगी। मैंने गौर किया, कहीं माँ गैर जरूरी तौर पर ज्यादा सख्ती तो नहीं कर रही, कहीं ये सब किसी जिद या अना की वजह से तो नहीं हो रहा। मेरी बहन भी माँ की हाँ में हाँ मिला देती। वो सिद्रा के हर अमल में खामी निकालती और जब वो जवाब न देती तो इनके हौसले मजीद बढ़ जाते। सिद्रा के साथ जो भी हो रहा था इसका रद्द अमल हमेशा खामोशी की सूरत में निकलता और यही बात सबको मजीद नाराज कर जाती थी। मेरी बहनें खाने में कोई ऐब निकाले तो सिद्रा चुप रहती। माँ कोई सख्त जुमला कहती तो वो चुप जवाब ना देती। मैं इसे समझाने की कोशिश करता तो वो बस सुन लेती और खामोश रहती। मुझे गुस्सा आना शुरू हो गया। अगर सिद्रा माँ के मिजाज को समझती, इन्हें खुश रखने की कोशिश करती, हर काम मुकम्मल एहतियात से करती तो शायद शिकायतें कम हो जाती। मैं बार बार इससे कहता कि वो माँ को खुश रखने के लिए दिल लगाकर काम करे, इनकी हर बात माने, इन्हें खुश करे, लेकिन वो हमेशा एक ही जवाब देती कि वो कोशिश कर रही है। लेकिन ये कोशिश कब कामयाब होगी, ये सवाल मेरे दिमाग में बार बार आता, लेकिन सिद्रा का रवैया कभी नहीं बदला। दूसरी तरफ मेरी माँ की शिकायतें बढ़ती जा रही थी और सिद्रा की हर बात पर गुस्सा करने लगती थी। कभी कहती कि ये नाफरमान है, कभी कहती कि इसके दिल में बड़ों का एहतराम नहीं, कभी यूं के कोई छोटी सी बात बढ़ाकर बड़ा मसला बना देती है। मुझे अब समझ नहीं आ रही थी कि मसला कहाँ है, सिद्रा में कोई खामी है या मेरी माँ जरूरत से ज्यादा सख्ती कर रही है। मैं उलझन में था। मुझे अपनी माँ की मोहब्बत पर शक नहीं था, वो हमेशा मेरे लिए सब कुछ करने को तैयार रहती थी, लेकिन सिद्रा भी किसी बड़ी गलती की मुर्तकिब नजर नहीं आ रही थी। फिर भी मेरा दिल माँ की तरफ झुकता। मैं चाहता था कि सिद्रा इनकी पसंद के मुताबिक चले, इनकी खुशी को अपनी खुशी समझे, लेकिन शायद सिद्रा ऐसा नहीं कर पा रही थी, या शायद वो करना नहीं चाहती थी, या फिर वो वाकई मासूम और बिलावजह तनकीद का निशाना बन रही थी। इन सवालों का जवाब मुझे नहीं मालूम हो रहा था, लेकिन एक बात तय थी कि मेरे घर का माहौल अब पहले जैसे नहीं रहा। हर दिन एक नया मसला लेकर आता और हर रात में उलझन में डूबा रहता कि क्या मैंने सही फैसला किया था। सिद्रा की हालत दिन ब दिन बदलती जा रही थी। वो जो शादी के वक्त चमकदार और रोशन चेहरे वाली थी, अब कुछ ही महीनों में बज़्म मुर्दा और थकी नजर आने लगी। कि वो चमकदार सफेदी जो सबको अपनी तरफ मुतवज्जा करती थी, अब नान पड़ने लगी। इसके चेहरे पर पहले जो ताजगी थी वो अब कहीं खो गई थी। पहले जहाँ वो हमेशा मुतहरिक और खुश नजर आती थी, अब वो अक्सर थकी मानित और उदास दिखाई देती। इसकी जिल्द पर जो पहले नर्म मुलाई
मुस्ताहिब और बेदाग थी, अब धीरे धीरे सांवली होने लगी थी। हाथ और पैरों की रंगत मध्यम पड़ गई थी। नाखून कमजोर और बेजान लगने लगे थे और होंठ हमेशा खुश रहने लगे थे। इसका वजन भी तेजी से कम होने लगा था। पहले वो सेहतमंद और भरपूर जिस्म की मालिक थी, लेकिन अब जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे इसका जिस्म पतला और कमजोर होता जा रहा था। वो लिबास जो शादी के इब्तिदाई दिनों में इस पर बिल्कुल ठीक आता था, अब इस पर ढीला हो गया था। चेहरे पर गोश्त कम होने लगा था। आंखों के गिर्द सियाह हल्के नमूदार हो चुके थे और मुस्कुराहट जो कभी इसके चेहरे की रौनक हुआ करती थी, अब वो नापैद हो चुकी थी। इसकी आंखों में अब कोई चमक बाकी नहीं रही। वो अक्सर सोचों में गुम रहती, न जाने क्या कुछ सोचती रहती। इसके चेहरे पर हर वक्त एक अजीब सी परेशानी तारी होती। वो पहले की तरह हंसती मुस्कुराती नहीं थी। बातचीत भी कम कर चुकी थी और अक्सर खामोशी से अपने कामों में लगी रहती। अगर कोई इससे कुछ पूछता तो वो मुख्तसर जवाब देती और दोबारा अपनी दुनिया में गुम हो जाती। यहाँ तक कि घर आने वाले मेहमान भी इस तब्दीली को महसूस करने लगे थे। अगर कोई दूर परे रिश्तेदार इसे देखता तो हैरत का इजहार करता कि ये वही दुल्हन है जिसकी शादी कुछ महीने पहले हुई थी। कई लोगों ने सवाल किया कि वो इतनी दुखी और परेशान क्यों लग रही है। कुछ ने तो सीधा ही कह दिया कि लगता है जैसे घर वाले इसका ख्याल नहीं रख रहे। एक दो रिश्तेदार औरतों ने माँ से भी जिक्र किया कि सिद्रा की हालत पहले जैसी नहीं रही। वो पहले की तरह खुश नहीं लगती। इसका चेहरा बुझा सा है, कहीं कोई मसला तो नहीं। लेकिन माँ ने हमेशा इनकी बातों को टाल दिया, कह दिया कि सिद्रा की तबीयत कुछ दिन से खराब चल रही है, इसलिए वो कमजोर लग रही है। ये सब कुछ चल ही रहा था कि अचानक एक नया मसला खड़ा हो गया। गर्मियों का पहला महीना आया। घर में बिजली का बिल 50,000 रुपए का आ गया। मैंने बिजली का बिल देखा तो हैरत ज़दा रह गया। मैंने मुश्किल से ही घर में एक एयर कंडीशन लगवाया था। वो भी सोचा था कि चलो 5-10 हजार का बिल आएगा तो किसी तरह बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन 50,000 का बिल ये कैसे मुमकिन था। ये तो मेरी तवक्कात से भी कहीं ज्यादा था। मैं फौरन अपनी माँ के पास गया और इनसे पूछा कि ये क्या हो गया है, इतना ज्यादा बिल कैसे आ गया। मेरी माँ भी हैरत का इजहार करने लगी, कहने लगी कि पता नहीं बिल इतना ज्यादा क्यों आया। मैं परेशान था कि आखिर इसकी क्या वजह हो सकती है। लेकिन फिर माँ ने एक जुमला ऐसा कहा कि जिसने मेरे गुस्से को मजीद भड़का दिया। उन्होंने कहा कि मेरी बीवी दिन भर एयर कंडीशन में बैठी रहती है, इससे जरा भी परवाह नहीं कि बिजली का खर्च कितना बढ़ रहा है। वो सुबह के वक्त थोड़ा बहुत काम करती है और फिर सीधा एसी वाले कमरे में चली जाती है। मैं इसे कई बार समझा चुकी हूँ कि दिन के वक्त एसी मत चलाओ, ये सिर्फ रात के लिए है, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानती। ये सुनकर मेरा गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। मेरी मेहनत की कमाइयों का यूं ज़िया हो रहा था। मेरी बीवी को कोई परवाह नहीं थी। ये सब सुनकर मैं गुस्से से भरा हुआ सिद्रा के पास पहुंचा। मैंने आते ही इसे झाड़ पिलाना शुरू कर दी। इस पर बरस पड़ा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। मैंने गुस्से में कहा कि क्या वो यहाँ आराम करने आई है, क्या इसे एहसास भी है कि इतना ज्यादा बिल आ चुका है और अब मुझे किसी से उधार लेना पड़ेगा। मैंने इसे वाज़ेह अल्फाज में जता दिया ये सब इसकी लापरवाही की वजह से हुआ है। मैंने इसे बेहद सख्त अल्फाज में बातें सुनाई। गुस्से में वो सब कुछ कह दिया जो शायद मुझे नहीं कहना चाहिए था। मैंने इसे ये भी कह दिया कि अगर तुमने इसी तरह घर में रहना है तो दिन भर आराम करना और बिजली के बिल बढ़ाने हैं तो ये रवैया ज्यादा दिन नहीं चलेगा। मैं इससे बार कहकर ये एहसास होना चाहिए कि घर चलाने के लिए महज ख्वाहिशात नहीं बल्कि समझदारी भी जरूरी होती है। लेकिन मेरी हर बात का सिद्रा पर कोई असर नहीं हुआ। वो हमेशा की तरह खामोश रही और मेरी तरफ देख रही थी, लेकिन इसके चेहरे पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं था। ना इसने अपने दिफा में कुछ कहा, ना कोई वजाहत दी, ना कोई माजरत की, ना जवाब पेश किया। वो बिल्कुल चुप ही रही, बस खामोशी से मेरी बातें सुन रही थी। मैं इसे जितना भी कुछ
कहता रहा वो बस खामोशी से सुनती रही, जैसे इसे कोई परवाह ही ना हो। अगर इसकी जगह कोई और औरत होती तो शायद बराबर का जवाब देती, शायद बहस करती, शायद वजाहत पेश करती कि आखिर इसने ऐसा क्यों किया, शायद अपने हक में कुछ कहती, शायद वो नाराज होकर चीखने लगती। लेकिन सिद्रा ने कुछ नहीं कहा, बस वो चुप रही, आंखें नीचे कर ली और मेरा गुस्सा सहती रही। इसकी खामोशी मुझे मजीद गुस्सा दिला रही थी। मैं चाहता था कि वो कोई जवाब दे, कोई वजाहत पेश करे, लेकिन वो कुछ न बोली। मैंने इसे सख्त लहजे में कहा कि अगर इसका यही रवैया रहा तो इस घर में इसके लिए जगह नहीं बचेगी। लेकिन तब भी इसके चेहरे पर कोई खास तासुर नहीं आया। इसकी आंखों में नमी जरूर थी, लेकिन वो आंसू बहाने के बजाय बस खामोशी से खड़ी रही। ये खामोशी मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही थी। मैं चाहता था कि वो कुछ कहे, कुछ बोले, लेकिन वो हमेशा की तरह खामोश रही। इसकी खामोशी एक ऐसी दीवार थी जिसे मैं तोड़ना चाहता था, लेकिन वो दीवार हर दिन पहले से ज्यादा मजबूत होती जा रही थी। पहला मौका नहीं था कि जब मैंने सिद्रा को डांटा था, लेकिन ये जरूर पहला मौका था जब मैंने इसे महसूस किया कि वो अंदर से मुकम्मल तौर पर खाली हो चुकी है, कि चेहरे पर ना कोई जज्बात थे, ना कोई एहसासात थे, जैसे वो एक ऐसी दुनिया में खो चुकी थी जहाँ मेरे अल्फाज, मेरे गुस्से, मेरे ताने कुछ भी असर नहीं कर रहे थे। मुझे याद है कि वो एक आम दिन था। मैंने सुबह जाते वक्त अपनी माँ और बीवी दोनों को इतला दी थी कि आज मैं काम के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा हूँ, रात घर वापस नहीं आऊँगा। माँ ने मेरी बात को बस सुना और अपनी रिवायती मसरूफियात में लग गई, जबकि सिद्रा ने खामोशी से सर हिला दिया। इसकी खामोशी अब मेरी आदत बन चुकी थी। वो हमेशा चुप रहती, जैसे इसके पास कहने को कुछ ना हो। लेकिन इस दिन मैंने एक फैसला कर लिया। मैं अपनी बीवी पर शक करता था, लेकिन अब मैं खुद अपनी आंखों से सब कुछ देखना चाहता था। मैंने जानबूझकर ये जाहिर किया कि मैं घर से जा रहा हूँ, जबकि हकीकत में मैंने शाम के वक्त अचानक वापस आने का इरादा किया। शाम तकरीबन 4 बजे मैं घर पहुंचा। आमतौर पर मैं इस वक्त घर नहीं आता था, इसलिए कोई भी मेरी आमद की तवक्का नहीं कर रहा था। दरवाजा खोलकर मैं अंदर दाखिल हुआ और जैसे ही नजरों का जाविया सीधा हुआ, मेरे कदम वहीं रुक गए। सामने का मंजर मेरे वहम गुमान से भी ज्यादा तकलीफदार था। मेरी बीवी सिद्रा तपती धूप में सहन के बीचों बीच खड़ी थी। इसके सामने एक पुराना नलका चल रहा था और वो हाथों से कपड़े धो रही थी। सूरज की तेज छुआएं इसके सर पर थी, पसीना इसके चेहरे से बह रहा था और इसकी सांवली पड़ती हुई जिल्द पसीने में भीगी हुई थी। वो नंगे पांव खड़ी थी और जमीन की तपिश इसके जिस्म में सरसराइयां कर रही थी। दूसरी तरफ घर के अंदर मेरी माँ और बहनें एसी वाले कमरे में बैठी थी। वो आराम से सोफे पर खाने में मसरूफ थी। खिड़की के शीशे से अंदर का मंजर साफ दिखाई दे रहा था। एक पुरसुकून आरामदायक कमरा जहाँ ठंडी हवा चल रही थी, जबकि सहन में सिद्रा जलते सूरज तले झुकी हुई थी, कपड़े धोने में मसरूफ थी, जैसे वो इस घर की बहू नहीं बल्कि कोई मुलाजमा। मुझे अपने हवास पर काबू रखना मुश्किल हो गया। मैं आगे बढ़ा और सिद्रा के पास पहुंचा और जैसे ही मैंने इसके पसीने में भीगे हुए सर पर हाथ रखा तो मैंने महसूस किया कि इसका जिस्म तप रहा है। वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगी, जैसे मेरी मौजूदगी ने इसे चौंका दिया, लेकिन इसकी हैरानी सिर्फ चंद लम्हों के लिए थी। इसके होंठ हिले जैसे कुछ कहने लगी हो, मगर अगले ही लम्हे वो एकदम कांपने लगी। मैंने महसूस किया कि इसका जिस्म लरज रहा है। इसकी आंखें बंद होने लगी। वो सीधा जमीन पर गिर गई। मुझे समझ नहीं आया क्या हो रहा है। मैंने घबराकर इसे संभाला और फौरन अस्पताल ले गया। रास्ते भर मेरी पेशानी पसीने में भीगती रही। दिल में खौफ बैठ गया। क्या मेरी गफलत ने मेरी बीवी की जान खतरे में डाल दी थी? मैंने इसे कभी सही मायनों में समझने की कोशिश की भी थी या नहीं। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर ने मुआयना किया और बताया कि सिद्रा को हाइपोग्लाइसीमिया हो चुका है, यानी शुगर की सतह खतरनाक हद तक कम हो चुकी है। डॉक्टर ने दो टोक कहा कि ये ज्यादा काम करने और वक्त पर खाना न खाने का नतीजा है। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो इसके अज़ा मुतासिर होंगे। मैंने बेचैनी से सिद्रा की तरफ देखा।
वो बेड पर लेटी हुई थी, आंखें बंद, होंठ खुश्क, जैसे वो कई दिनों से किसी दुख को अपने अंदर समोए बैठी थी। जब वो कुछ बेहतर हुई तो मैंने इसका हाथ थामा और नरमी से पूछा, सिद्रा सच सच बताओ तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। इस बार वो खामोश नहीं रही, इसकी आंखों में आंसू बहने लगे। रोते रोते इसने बताया कि मेरी माँ और बहनें इसके साथ क्या कर रही थी। मुझे हाथ से कपड़े धोने पड़ते हैं, मशीन इस्तेमाल नहीं करने दी जाती, मैं एसी वाले कमरे में नहीं बैठ सकती, मुझे वक्त पर खाना नहीं दिया जाता, तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया जाता है ताकि मैं तुम्हारे दिल में जगह ना बना सकूं। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे अंदर खाली जगह पैदा कर दी हो और मैं सोचने लगा क्या वाकई मैंने कभी सिद्रा को सही मानों में सुना था, या मैं भी हमेशा वही सोचता रहा जो मुझे बताया जाता। लेकिन ये सब कुछ तब और ज़्यादा अजियतनाक हो गया जब सिद्रा ने एक और राज फाश किया। मैं माँ बनने वाली थी। इसने सिसकी लेते हुए कहा कि लेकिन तुम्हारी माँ ने मुझे ज़बरदस्ती गोलियां खिलाकर मेरा बच्चा ज़ाया करवा दिया। इसने कहा अभी माँ बनने की ज़रूरत नहीं। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। माँ क्या मेरी माँ ये कर सकती थी? मैंने हमेशा इसका एहतराम किया था, लेकिन आज इसने तमाम हदें पार कर दी थी। मैंने सिद्रा की तरफ देखा जो मेरी खुशी को समझ रही थी। वो आंखों में उम्मीद लिए मुझे देख रही थी, लेकिन मैं जानता था कि वो उम्मीद बेबुनियाद थी। अगर ये सब कुछ आज मेरी आंखों के सामने ना आता तो शायद मैं कभी भी इसकी बात पर यकीन ना करता। मैं भी इसे ही गलत समझता, इसे ही इल्ज़ाम देता, लेकिन अब सब कुछ वाज़ा था। मैंने फैसला कर लिया कि मैं इसे इस दोज़ख से निकालूंगा। मैंने इसका हाथ थामा और धीरे से कहा, मुझे 2 महीने दो, बस 2 महीने, इसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा। अभी किसी को कुछ मत बताना। अगले 2 महीने तक सब कुछ मामूल के मुताबिक चलता रहा। मेरी माँ और बहनें सिद्रा पर वैसे ही जुल्म करती रही और मैंने चुपचाप सब बर्दाश्त किया। लेकिन मैं रात को सिद्रा के लिए अच्छे खाने, फल और दूध लेकर आता, इसकी सेहत का ख्याल रखता। मैंने अपनी तनख्वाह से थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ना शुरू किया और खामोशी से एक अलग घर खरीदने की तैयारी की। 2 महीने बाद मैंने सिद्रा को अपने साथ लिया और एक नए घर में शिफ्ट हो गया। मेरी माँ और बहनें जब ये खबर सुनी तो जैसे इन पर बिजली गिर गई। उन्होंने शोर मचाया और एतराज़ात किए, लेकिन अब मैं इनके जज्बात की परवाह नहीं कर सकता था। मैंने इसके सामने सच बोल दिया। मैंने माँ से कहा, मुझे सब पता है कि आपने मेरी बीवी के साथ क्या किया। मैं अब मजीद ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। माँ और बहनें शर्मिंदा हो गई। इन्होंने माफ़ी मांगी, लेकिन मैं जानता था कि कुछ चीज़ें माफ़ी से दुरुस्त नहीं होती। मैंने इनसे साफ कहा, आपको महीने का खर्चा मिलता रहेगा, लेकिन घर की सफाई, खाना पकाना और बाहर के काम आपको खुद करने होंगे। मैं सिर्फ अपनी बीवी का ख्याल रखूंगा। मेरी बहनें हैरान थी। मेरी माँ खामोश थी, लेकिन मैं जानता था कि इन्हें यही सबक सिखाना ज़रूरी था। मैंने पहली बार अपनी बीवी का हाथ मजबूती से थामा और इसकी आंखों में वो रोशनी देखकर मुझे महसूस हुआ कि मैंने सही फैसला किया। अब मेरी जिंदगी सुकून में आ चुकी थी। मेरी बीवी अब पहले की तरह बुझी नहीं लगती थी। इसके चेहरे पर खुशी रोशनी थी जो मेरे लिए सबसे बड़ी तसल्ली थी। मैंने सीख लिया था हर बार गलती औरत की नहीं होती और हर बार मर्द की दी गई सजाएं औरतों के लिए नहीं होती। अब हमारे घर में खुशखबरी की आमद थी। सिद्रा माँ बनने वाली थी और इसके चेहरे पर वही रौनकें नजर आ रही थी जो शादी के दिन थी। के हाथ फिर से नर्म मुलायम हो चुके थे और इसकी आंखों में चमक लौट आई थी। मैंने एक नज़र इसे देखा, वो मुस्कुरा रही थी। शायद इसे यकीन हो चुका था कि अब मैं हमेशा इसके साथ खड़ा हूँ। बाज़ औक़ात औरत सच बोल रही होती है, मगर हम सुनना नहीं चाहते। मुझे भी देर से सही, मगर ये हकीकत समझ आ गई। हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और मज़ीद इस तरह की सबक आमोज़ कहानियाँ सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।